सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मौत के बाद उनकी महिला मित्र रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने पहले दिन तकरीबन 6 घंटे, दूसरे दिन करीब 8 घंटे और तीसरे दिन 3 घंटे तक चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसी पूछताछ के सिलसिले में रविवार को जब रिया एनसीबी के दफ्तर पहुंची थी तो वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने उनके साथ धक्का मुक्की भी की थी। इस दृश्य को देखने के बाद मीडिया कर्मियों के लिए बहुत से लोग नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। अभिनेता प्रकाश राज ने इस बारे में ट्वीट किया है कि शर्मनाक, दिल टूट गया, हम क्या बन चुके हैं। प्रकाश राज का यह सवाल शायद इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए कि आखिर हम क्या बन चुके हैं। नमस्कार, हमारी राय में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। तो आखिर हम क्या बन चुके हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो समाज को, सरकार को, अधिकारियों को, मीडिया कर्मियों को, इन तमाम लोगों को आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित करता है। हम अपने भीतर झांकें और देखें कि बीते कुछ सालों में हम इंसान होने के नाम पर क्या हो गए हैं। सुशांत सिंह की मौत से उनके हजारों लाखों प्रशंसकों को तकलीफ हुई, उनके परिवार वालों के लिए दुख हुआ, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव के मद्देनजर उस दुख का तमाशा बनाने की राजनीतिक चाल चली गई, जिसके नियम मीडिया ने तय किए और रिया चक्रवर्ती को कानूनी प्रक्रिया से पहले ही दोषी ठहरा दिया गया। जून से रिया को दोषी साबित करने का जो उन्माद मीडिया ने फैलाना शुरू किया, वो बिहार चुनाव का वक्त नजदीक आते आते और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अगले 50 दिनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना निश्चित है। इसीलिए जहां बिहार में सियासत परवान चढ़ रही है, तो वहीं रंग रंगीली नगरी मुंबई में सुशांत मामले पर क्या कुछ हो रहा है, उसकी पल पल की रिपोर्ट कौन कितनी जल्दी दे सकता है और कौन किससे पहले जनता तक पहुंचा सकता है, इसकी होड़ लगी है। इसी होड़ में एक चैनल ने दूसरे चैनल के नंबर 1 की बादशाहत ध्वस्त कर दी, तो फिर क्या था, तू डाल डाल तो मैं पात पात। खैर, टीवी चैनलों पर आज की तारीख में सिर्फ एक ही खबर है कि क्या सुशांत की मौत के पीछे रिया चक्रवर्ती का हाथ है। खैर, एक समाज में अकेली महिला या अपने सपनों को पूरा करने की चाह रखने वाली लड़की या अपने प्यार का खुलकर इजहार करने वाली लड़की के लिए कितने दोहरे मापदंड रखे जाते हैं, ये रिया प्रकरण में एक बार फिर साबित हो गया है। रिया और उसका परिवार सुशांत की मौत के लिए कितना दोषी है या दोषी नहीं है, इसका फैसला तो अदालत को करना है, लेकिन उससे पहले ही विषकन्या, काला जादू करने वाली लड़की जैसे तमाम विशेषणों से रिया को दोषी साबित करने का काम मीडिया कर चुका है। मीडिया के उन्माद फैलाने का ही नतीजा है कि जो रिया के साथ इस तरह की धक्का मुक्की बीते रविवार को हुई है। रिया इस वक्त बिल्कुल अकेली पड़ गई है। उसे सामाजिक, मानसिक या कानूनी तौर पर कोई सुरक्षा नहीं मिल रही, लेकिन इसी बीच एक दूसरी महान अदाकारा कंगना रनौत हैं, जो खुद को कुछ दिन पहले तक नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद की पीड़िता के रूप में पेश करती रहीं और अपने साधारण परिवार और छोटे शहर से होने के कारण फिल्मी दुनिया में भेदभाव की बात को अक्सर उठाती रहीं। उन्हें सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है, क्योंकि मुंबई में शिवसेना सांसद संजय राउत के साथ उनकी जुबानी बहस हुई। सोशल मीडिया पर अपनी क्रांतिकारी तेवर दिखाने वाली कंगना को मुंबई में शायद डर महसूस हो रहा है। वैसे इस देश में हजारों लाखों लड़कियां हैं जो वाई तो दूर, ए कैटेगरी या कहें तो सामाजिक सुरक्षा के लिए भी तरस जाती हैं। उनकी चाहत तो बस इतनी ही होती है कि वे अपने घर से सुरक्षित स्कूल, कॉलेज या दफ्तर पहुंचें और सुरक्षित अपने घर को लौट आएं। लेकिन ये सुरक्षा भी उन्हें कई बार नहीं मिल पाती है और मीडिया भी इस बारे में तब तक आवाज नहीं उठाता है जब तक निर्भया या कठुआ या उन्नाव जैसा कोई बड़ा मामला ना हो जाए। मगर बीते दिनों कई ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिस बारे में मीडिया खामोश नजर आया है। उसे तो सिर्फ टीआरपी वाली खबर चाहिए, और अब तो ऐसा लग रहा है मानो मीडिया सही मायनों में जनता की आवाज ही नहीं उठाता है, बल्कि वो तो सरकार का भोंपू बन चुका है। इसीलिए देश में बीते बरसों में हेट स्पीच के मामले बढ़ते गए और सौहार्द कम होता गया। इस हेट स्पीच का पहला शिकार अल्पसंख्यक होते हैं और अवसरों के मुताबिक कभी कभी रिया जैसी स्वतंत्र पहचान बनाने वाली इच्छा रखने वाली लड़कियां जो हैं, वो भी हेट स्पीच के निशाने पर होती हैं। इन लड़कियों का चरित्र हनन सबसे आसान काम होता है। एनडीटीवी ने एक विश्लेषण में बताया है कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के चौथे वर्ष के दौरान हेट स्पीच के
मामलों में 500% की बढ़ोतरी हुई है। इस विश्लेषण के मुताबिक हेट स्पीच या घृणा फैलाने वाले भाषण, खासकर संसद और विधानसभाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों, मुख्यमंत्रियों, उच्च पदों पर बैठे लोगों, पार्टी के बड़े नेताओं और राज्यपालों द्वारा दिए गए। हेट स्पीच का दूसरा सोर्स सोशल मीडिया है। इसके लिए नैतिक तौर पर खोखली हो चुके फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। हेट स्पीच की मुहिम को आगे बढ़ाने में तीसरा मंच मीडिया का रहा है। इसके जरिए बड़े पैमाने पर कट्टरपंथ और सांप्रदायिक झूठ के साथ हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी कोरोना के वक्त ही किस तरह तबलीगी जमात को मीडिया ने निशाने पर लिया था, ये सबने देखा है। इस पर अदालत की फटकार भी उसे पड़ी। लेकिन बीते दिनों नफरत खड़ी करने की एक नई कोशिश नौकरशाही जिहाद के नाम पर देखने को मिली। शायद आप में से बहुतों को पता होगा कि सुदर्शन टीवी के चीफ एडिटर सुरेश चौहानके ने सिविल सेवाओं में मुसलमानों के चयन पर सवाल उठाने वाले एक कार्यक्रम का टीजर जारी किया था, जिसे 28 अगस्त की रात प्रसारित किया जाना था। लेकिन उसके पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। इस टीजर में चौहानके ने दावा किया है कि सिविल सेवाओं में मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों की संख्या बढ़ने के पीछे एक गहरी साजिश है। उन्होंने कहा, हाल ही में मुस्लिम आईपीएस और आईएएस अधिकारियों की संख्या कैसे बढ़ गई। सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा। हम सब जानते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी देश और दुनिया के बेहतरीन शिक्षण संस्थाओं में से एक है और यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों पढ़ते हैं। लेकिन नफरत के कारोबारी सबसे पहले शिक्षण संस्थानों की बलि ही चढ़ाना चाहते हैं। जेएनयू की छवि बिगाड़ने के बाद अब जामिया निशाने पर है, ये हम सब जान रहे हैं। बहरहाल, सुरेश चौहानके ने अपने इस कार्यक्रम की सूचना ट्विटर पर दी थी और इस ट्वीट में उन्होंने देश के सत्ता के दो केंद्रों यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस को टैग किया। इसके जरिए शायद सुरेश चौहानके ये संदेश दे रहे हों कि उन्हें कहां कहां से संरक्षण मिला है। वैसे नौकरशाही जिहाद का नया विवाद खड़ा करने वाले चौहानके ये जानते ही होंगे कि देश के 8,417 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों में से मुसलमानों की हिस्सेदारी जो है वो 3.4% मात्र है। यानी देश में कुल 292 मुस्लिम अधिकारी ही हैं जो यूपीएससी के द्वारा आए हुए हैं। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा बिना किसी भेदभाव के आयोजित होती है और यही कारण है कि किसी रिक्शे वाले या दिहाड़ी मजदूर के बच्चे को भी अपनी योग्यता के मुताबिक यूपीएससी पास करने का मौका किसी अमीर और संपन्न तबके के बच्चे के समान ही मिलता है। देश के संचालन में प्रशासनिक अधिकारियों की महती भूमिका होती है और इन्हें धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करना देश को बांटने के समान ही है। दुख इसी बात का है कि ये कोशिश लगातार जारी है और जिस मुंबई नगरिया से देश की एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाते हुए कई फिल्में बनती रहीं, जिस मुंबई नगरिया के कलाकारों को लोग सिर्फ कलाकार के रूप में जानते थे, पहचानते थे, उनमें भी अब सियासी दलों के टैग लग चुके हैं। अब आप खुलकर बता सकते हैं कि कौन किसका हिमायती है, कौन किस दल का साथी है। यानी अगर रिया के साथ धक्का मुक्की होती है तो वो वाजिब है, वो लाजिमी है। लेकिन कंगना की बहस सोशल मीडिया पर संजय राउत से हो जाती है तो उनकी जान को खतरा है। इसीलिए वाई कैटेगरी की सुरक्षा कंगना को जरूरी है। हम इस वक्त समाज, देश और मीडिया के हर चेहरे को हम सब और आप बहुत नजदीक से देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए पूछना जरूरी है कि हम क्या बन चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।